everyone, good evening and good evening. So this is your educator दीपिका ग्वालानी over here और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भाई मैं आपको बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ और जो बच्चे आज पहली बार मेरी क्लास में आए हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए दे दिया जाए कि भाई मैं जिससे आप लोग पढ़ रहे हो वो आखिर है कौन। ठीक है, सो आई एम दीपिका ग्वालानी, मैं बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ आप लोगों को। आई एम अ CS, आई ऑल्सो कंप्लीटेड MBA, MCOM एंड MA इन इकोनॉमिक्स। आपने 2 मास्टर्स तो पढ़ी होगी ना, आपकी मैम के पास ट्रिपल मास्टर्स है। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन कॉमर्स स्ट्रीम एंड आई वांट ईच ऑफ माय स्टूडेंट टू हैव दैट गोल्ड मेडल। ठीक है, मैं आप सबको वो गोल्ड मेडल दिलाना चाहती हूँ। ओके बच्चे लोग, अगर अभी तक आपने इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो भाई जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हमारी होती है उन सारी क्लासेस के लिंक जो हम भेजते हैं ना वो इसी चैनल के ऊपर भेजते हैं। तो जल्दी से जाके इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सो दैट आपको क्लासेस के अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिल सके। ओके, ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी अनअकैडमी पे जाओ और इसको फॉलो कर लो। ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और अगर अभी तक नहीं फॉलो किया ना तो प्लीज अभी जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हम लोगों की स्पेशल क्लासेस जो होती है या प्लस क्लासेस जो होती है उन स्पेशल और प्लस क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपने मेरा प्रोफाइल फॉलो किया होगा। तो जल्दी से जाओ और फटाफट से फॉलो कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपके स्कूल एग्जाम में आप टॉप करो और आप चाहते हो कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, आप अपनी प्रिपरेशन को अनअकैडमी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी हेल्प करता है। इसके अंदर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जो भी सब्सक्रिप्शन इनफैक्ट आप ले रहे हो उसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करोगे DEEPI। तो DEEPI कोड बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लेना, क्योंकि अगर आपको 10% ऑफ चाहिए ना तो आपको ये कोड ही लगाना है। इनवाइट और रेफरल कोड जहां भी पूछा जाए आपको ये कोड याद रखना है और यही कोड लगाना है। ओके अनअकैडमी में हम आपको 2 तरह के सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं। वन इज प्लस सब्सक्रिप्शन एंड सेकेंड इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आप अपने घर बैठे कंफर्ट से क्लासेस अटेंड कर सकते हो। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सारे कोर्सेज का, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पे अवेलेबल है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस हो रहा है, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिल रही है। तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होती है ना बेटा, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, PDF मिल जाएंगे, हमारी PPT की नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, बैच कोर्सेज होते हैं। ये सारे फीचर्स किसके हैं? प्लस सब्सक्रिप्शन के। आप टॉप एजुकेटर्स के पास नहीं जा सकते, अनअकैडमी आपके लिए टॉप एजुकेटर्स आपके घर पे लेके आ रहा है, तो इससे ज्यादा बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइजेस की अगर हम यहाँ बात करें तो बच्चों बहुत ही इफेक्टिव प्राइजेस है। 6 मंथ का प्राइस है आपका 10,000, 12 मंथ का प्राइस है आपका 15,000, 15 मंथ का प्राइस है आपका 18,000। और यार DEEPI कोड लगाओ, आपको क्या मिल जाएगा? 10% ऑफ मिल जाएगा आपके सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। अगर हम आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे बात करें तो पहले फीचर्स देख ले। और आइकॉनिक प्लस में डिफरेंस क्या है बेटा? अगर आपको चाहिए कि यार हमसे तो ग्रुप स्टडी ना हो पाएगी, ठीक है, हमसे तो ग्रुप स्टडी ना हो पाएगी, हमको तो इंडिविजुअल पढ़ाई चाहिए भाई, तो यहाँ पे आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हेल्प करेगा। आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाएगा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, वीकली रिपोर्ट जनरेट होगी, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर और सारे प्लस के बेनिफिट्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस देखो, 6 मंथ का 17,000, 12 मंथ का 28,000 एंड 15 मंथ का 32,000। बेटा एक चीज ऑब्जर्व करना, हमेशा सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आप जितने ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे ना आपको उतना ही वो क्या पड़ेगा? इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो दिमाग लगाओ अपना कॉमर्स वाला, 6 मंथ नहीं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि पर मंथ कॉस्ट जो आपकी आएगी ना वो 12 मंथ वाले में कम आएगी। और यार DEEPI कोड तो है ही आपके साथ आपको 10% ऑफ देने के लिए। ओके, अनअकैडमी ने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अनअकैडमी चाहती है कि हम हमेशा हमारे स्टूडेंट का साथ दे। तो यहाँ पे एक आस्क अ डाउट फीचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको जो भी डाउट है, ठीक है, आपको जो भी डाउट है आप अपने सारे डाउट्स यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं आस्क अ डाउट फीचर पे, किसी भी टाइम पे। बेटा कोई टाइम लिमिट नहीं, जब पूछना चाहो तब अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आपको आप ही के क्वेश्चन का वीडियो की फॉर्मेट में आंसर मिलेगा। पता है प्रोसीजर क्या है पूछने का? आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, उसमें एक फीचर आता है आस्क अ डाउट, ठीक है, वहां जाओ, वहां पे जाके अपने फोटो जो है ना, अपने डाउट का फोटो उसको अपलोड कर दो और अपलोड करने के बाद सब्जेक्ट बता दो और आपको वीडियो की फॉर्मेट में उसका आंसर मिल जाएगा। ओके,
So now let's begin our class. Basically, what was our chapter number 1? हमारा जो chapter number 1 था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने बाकी सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो हमारा बच गया था ना, जो हमारा रह गया था वो क्या रह गया था, हमारा पीपीसी रह गया था। हमने फर्स्ट चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड ऑल। तो हमारा बच गया था वो क्या है, पीपीसी। एंड दिस पीपीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए आज हम ये सेपरेट अलग ही लेक्चर ले रहे हैं पीपीसी को पढ़ने के लिए। ओके, तो ये जो पीपीसी टॉपिक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं और इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। तो पीपीसी, ठीक है, पीपीएफ और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसमें से कोई भी नाम अगर आ जाता है तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ध्यान में आ जाना चाहिए बात हो रही है, पीपीसी की बात हो रही है। तो पीपीसी, पीपीएफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तीनों का नाम क्या है, सेम है, बिल्कुल एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीटी। अब हमको क्या करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी। मैम हमने पीपीसी के बारे में बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन एग्जैक्टली इसका मीनिंग होता क्या है। बेटा देखो क्या है, हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, उन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करते हैं। पीपीसी एक तरीका है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अजम्पशन, तुम ये मान के चलो पूरी इकोनॉमिक्स अजम्पशन के बेसिस पर ही चलती। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, उसमें से कुछ अजम्पशन, उन कुछ अजम्पशन में से एक अजम्पशन ये भी है कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो भी फुल्ली। एग्जैक्टली अगर बात करें, अगर रियल लाइफ की बात करें तो यूटिलाइजेशन होता है लेकिन फुलर नहीं होता। लेकिन पीपीसी का अजम्पशन है कि हम उन रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के बाद हम सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट इज जस्ट एन अजम्पशन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि पीपीसी बनता कैसे, तो देखो ये आपका एक्स गुड है, हम मैंने बताया ना 2 ही गुड्स प्रोड्यूस करें, एक एक्स और एक वाई, इधर आपका वाई गुड है, ठीक है। ये जो पीपीसी है ना, ये पीपीसी शो करता है कि ये सारे आपके क्या है, रिसोर्सेज है, ये सारे आपके क्या है बेटा, रिसोर्सेज है। और इन रिसोर्सेज से आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, आप 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, एक एक्स है और एक क्या है, वाई। ये आपका पीपीसी का मैंने मीनिंग बताया अभी। तो इट इज अ कर्व, ये क्या है पीपीसी का मीनिंग, इट इज अ कर्व which shows optimum combination of 2 goods an economy can produce with the help of its given resources and technology। एक इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उन अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ये बताता है कि हम उसमें से कौन कौन से गुड्स कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पीपीसी के अजम्पशन, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी इकोनॉमिक्स अजम्पशन पे बेस्ड है, अगर मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमी पीपीसी के अजम्पशंस बताऊं तो व्हाट आर दी अजम्पशन ऑफ पीपीसी। सबसे पहला अजम्पशन क्या बोलता है कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। हम पीपीसी जब बनाते हैं ना, हम पहला अजम्पशन ही ये लेते हैं कि हमारे रिसोर्सेज फिक्स्ड है, तभी तो हम बताएंगे कि हाँ ये हमारे रिसोर्सेज है। हमने पीपीसी इसी अजम्पशन पे बनाया है कि हमारे रिसोर्सेज इतने हैं और इतने रिसोर्सेज हम क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो पहला अजम्पशन ही आपको यही बोलेगा कि रिसोर्स क्या है, फिक्स्ड है। दूसरा अजम्पशन क्या बोलेगा, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी भी क्या होता है, एक तरह से रिसोर्सेज ही, टेक्नोलॉजी भी हमारी क्या होती है, रिसोर्सेज होती है। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी तो हमारा पीपीसी भी इंप्रूव हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा पीपीसी भी इंप्रूव हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, हम ये बोलते हैं कि भाई जब हम पीपीसी बना रहे हैं तो देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर चेंजेस आए तो क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जब हमने पीपीसी बनाया है, ये वाला जो कर्व हमने बनाया है, इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे रिसोर्सेज भी फिक्स्ड है और हमारी टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है, हमारे जितने भी रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है, ठीक है। इस कर्व के बनने के पीछे एक रीजन यही है कि हमने ये अज्यूम किया है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज है हमारी कंट्री के अंदर, वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या है बेटा, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है, ठीक है। द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। देखो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब, सपोज आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। इस पीस ऑफ लैंड से आप 10 केजी राइस प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या ये है कि इस सेम पीस ऑफ लैंड पे आप 10 केजी वीट भी प्रोड्यूस कर पाओगे। जरूरी है क्या ये लैंड अगर 10 केजी राइस प्रोड्यूस कर रहा है तो वीट भी 10 केजी ही करे। हो सकता है इसकी जो कैपेसिटी है वो किसके लिए ज्यादा हो, वो इसके लिए ज्यादा हो, राइस के लिए ज्यादा अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि वो वीट के लिए उतना एफिशिएंट ना हो।
ठीक है, हो सकता है ना कि वीट के लिए इतना एफिशिएंट ना हो, तो यहाँ पे जो लाइन आपको लिखी है वो यही लिखी है कि द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। इक्वली एफिशिएंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो लैंड अगर 10 केजी राइस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो 10 केजी वीट भी प्रोड्यूस करे। इसको और इजी एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है। सपोज आपके पास क्या है, आपके पास 5 आवर्स है, ठीक है बच्चा, आपके पास क्या है 5 आवर्स है। क्या ऐसा जरूरी है कि इस 5 आवर्स में अगर आप मैथ्स की 10 क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो 5 आवर्स के अंदर, तो आप अकाउंटेंसी के भी या किसी और सब्जेक्ट के भी 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओ? हो सकता है ना कि इन 5 आवर्स में मैथ्स की यूटिलिटी अलग हो और अकाउंट्स की यूटिलिटी अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, समझ गए। तो ये 5 आवर्स का यूटिलाइजेशन आपको उस अकॉर्डिंग देखना है कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। हो सकता है कि किसी के लिए ज्यादा प्रोडक्शन निकाल के दे, किसी के लिए कम प्रोडक्शन निकाल के दे। इज इट क्लियर एवरीबडी? काइंडली ड्रॉप योर मैसेज की टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में मेरे पास मैसेज आ जाना चाहिए टॉपिक इज क्लियर और नॉट। See, basically what happened is today we are going to start with a new chapter. Okay, we have completed first chapter of microeconomics, right? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग एक कलेक्शन ऑफ डेटा स्टार्ट करने वाले हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा किसका चैप्टर है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। कलेक्शन ऑफ डेटा इज अ चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, आपका जो सेकंड बुक है ना स्टैटिस्टिक्स, उसका एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, सबसे पहले लेट मी टेल यू कि व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शन। लेकिन उस कलेक्शन को भी पढ़ाने से पहले मेरे को आपको एक और चीज बतानी है। वो चीज क्या है पता है? स्टैटिस्टिक्स ना, पूरा स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? एक 5 स्टेप का प्रोसीजर होता है, COPAI, कोपाई। ठीक है, व्हाट इज COPAI? C से कलेक्शन, ठीक है, O से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, P से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, A से एनालिसिस ऑफ डेटा एंड I से इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये हमारा पूरा किसका प्रोसीजर है? ये हमारा पूरा स्टैटिस्टिक्स का प्रोसीजर है। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि जो हमारा ये पूरा प्रोसेस है ना, अपनी जो पूरी बुक है, आपकी जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है, वो इसी प्रोसीजर पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन, फिर आपका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, यही सारे चैप्टर चल रहे हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट स्टेप है। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। इट मींस कलेक्टिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा। फॉर एग्जांपल, इसको हम बहुत अच्छी तरह से ना आज एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमारा ये जो कलेक्शन होता है ये होता क्या है। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कि कलेक्शन ऑफ डेटा, एग्जैक्टली कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है, आज हम इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या होता है। सी, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू एनालाइज एनी डेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि तुमको डेटा एनालिसिस करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा? कौन सा डेटा एनालिसिस करना है, यही आएगा ना फर्स्ट क्वेश्चन कि मैम एनालिसिस तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन सा डेटा एनालिसिस करना है, वो डेटा आएगा कहाँ से, पहले वो तो बता दो। यही आएगा माइंड के अंदर। तो बस वही चीज हमको आज इस कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर पढ़नी है। बेटा कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है यार, कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब डेटा कलेक्ट करना। अब वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है वो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, वो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, किन किन मेथड्स के थ्रू वो डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, वो हमको आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का यहाँ पे जो एक है वो है सोर्सेज ऑफ डेटा, मतलब डेटा कहाँ कहाँ से आएगा और जहां से भी आएगा उस कौन से मेथड से वहां से कलेक्ट किया जाएगा। देखो, जब भी हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं ना, तो हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं। ठीक है, वो 2 सोर्सेज कौन कौन से हैं? पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स और दूसरा हमारा सोर्स है सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, लेट अस लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, लेट अस लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला कि बेटा जाओ अपनी 10th क्लास में से जितने भी स्टूडेंट्स को जानते हो उनके प्री बोर्ड के मार्क्स कलेक्ट करके लेके आओ। What I have told you is कि go and collect the pre-board marks of everybody that you know in your class. ठीक है, so then what you are going to do? मैं आपको ये बता रही थी कि there are 2 sources of collecting the data. One is primary source and another is secondary source. अगर suppose मैंने आपको बोला कि you have to collect the data of 10th class pre-board marks, ठीक है, आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, आप क्या करोगे बेटा? आपके पास 2 ऑप्शन है।
फर्स्ट ऑप्शन इज आप अपने सारे फ्रेंड्स के पास जाओगे, उनसे मिलोगे और उनसे पूछोगे कि बेटा आप भाई, बेटा तो क्या बोलोगे, भाई अपने मार्क्स बता दो, या डियर फ्रेंड प्लीज टेल मी योर मार्क्स। तो जब आप अपने फ्रेंड के पास जा रहे हो और उससे मार्क्स पूछ के आ रहे हो, तो वो कौन सा डेटा है, प्राइमरी डेटा है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स का मतलब जब हम खुद डेटा कलेक्ट करें, ठीक है, जब हम खुद डेटा कलेक्ट करें, खुद मेहनत करें उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी डेटा बोला जाएगा, और वो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया हुआ डेटा बोला जाएगा। अगर मैं सेकेंडरी सोर्स की बात करूं, तो नाउ व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी किसी कलेक्टेड पर्सन से। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ, जस्ट इमेजिन ना, एक्चुअल में नहीं हूँ लेकिन हाँ ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मैं आप लोगों की क्लास टीचर हूँ, आप लोग मेरे पास डायरेक्टली आए कि मैम आपके पास तो लिस्ट बनी हुई होगी, आपके पास तो सारा डेटा कलेक्टेड होगा ऑलरेडी, तो आप हमको वो लिस्ट दे दो ना, आप हमको वो सारा डेटा दे दो। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपने ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज किया है। तो जब हम ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। जब आप खुद डेटा कलेक्ट करने जाओगे तो वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा और वो प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। जब आप ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को सिर्फ ले लोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी सोर्स बोला जाएगा। ये वाला काम ना ज्यादा ईजी है, सेकेंडरी वाला काम है ना तुम लोगों के लिए, तो वैसे भी सेकेंडरी वाला ही ज्यादा इजी है। तुम क्या बोलोगे, यार ऑलरेडी कलेक्टेड पड़ा है डेटा, क्यों मेहनत करनी, ले लो जाके एज इट इज ना। तो सेकेंडरी सोर्स ज्यादा इजी है, इसमें टाइम भी कम लगता है। लेकिन एक चीज और समझना बेटा, हर चीज सेकेंडरी डेटा अवेलेबल हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। बहुत बार होता है सेकेंडरी डेटा भी एक ना एक बार तो प्राइमरी से ही कलेक्ट किया गया होगा ना। सेकेंडरी डेटा ऐसे थोड़ी हमेशा अपने आप बन गया होगा, सेकेंडरी डेटा भी सबसे पहले तो प्राइमरी से कलेक्ट किया ही गया होगा ना। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सेकेंडरी डेटा हर जगह यूज नहीं आ सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि सेकेंडरी डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइमरी ही चूज करना पड़ेगा। क्लियर। सेकेंडरी डेटा टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं होता, कॉस्ट भी नहीं लगेगी, टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन हमारा जो प्राइमरी डेटा है दैट इज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज व्हाट, टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज कॉस्टली। Okay, done. Everybody please drop a message in chat box if you have understood the meaning of primary and secondary. Okay. देखो प्राइमरी, देखो सेकेंडरी डेटा है ना, मैं यहाँ वापस से आ जाती हूँ। सेकेंडरी डेटा को यूज करना इजी है, ऑलरेडी कलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ना क्या है, अब हमको ये पढ़ना है कि सपोज हमको प्राइमरी मेथड यूज करना है, सपोज हमको क्या करना है, प्राइमरी मेथड, प्राइमरी सोर्स यूज करना है। तो कौन कौन से मेथड्स है, हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे प्राइमरी मेथड से, व्हाट इज द मेथड टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। अगर हमको प्राइमरी सोर्स से ही डेटा कलेक्ट करना है तो उसका क्या मेथड है। सबसे पहले प्राइमरी सोर्स होता क्या है, आपको वो मीनिंग समझना पड़ेगा। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन. It offers you first-hand quantitative information relating to the statistical study. Obvious सी बात है, जब हम प्राइमरी सोर्स यूज करेंगे तो प्राइमरी सोर्स वाला डेटा जो होगा वो फर्स्ट हैंड डेटा होगा। ठीक है, वो क्या हो कहलाएगा, फर्स्ट हैंड डेटा, सेकेंड हैंड नहीं है, वो फर्स्ट हैंड है क्योंकि आप खुद कलेक्ट कर रहे हो। और इसको हम कहाँ से लेके आए, उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से, जहां जिसका डेटा था वहीं से कलेक्ट करके लाया गया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि सोर्स ऑफ ओरिजिन से लेके आया है। जिसके मार्क्स को कलेक्ट करने के लिए बोला था उसी से जाके आप लोग पूछ के आओ कि भाई अपने मार्क्स बता दो। तो यार ये वाला जो डेटा होता है ना, ये क्या होता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से आता है, मतलब एक्चुअली जहां होना चाहिए वहां से हम कलेक्ट करके लेके आए हैं, मतलब बिल्कुल ओरिजिन से इसको कलेक्ट करके लेके आए हम लोग। ओके, ये आपका प्राइमरी सोर्स का मीनिंग हो गया। सेकेंडरी सोर्स का क्या मीनिंग होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसी or institutions which already happens to have collected the data through statistical survey. किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा था और हम उससे क्या कर रहे हैं, एज इट इज डेटा लेके आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बोलेंगे। उन्होंने भी प्राइमरी मेथड से ही कलेक्ट किया होगा लेकिन हाँ कलेक्टेड तो था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सी इट इज वेरी इजी, अगर मैं यह टॉपिक आपको नहीं भी पढ़ाऊंगी ना तो भी आप अपनी मर्जी से लिख के आ सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही इजी है, ऑब्वियस सी बात है यार, प्राइमरी और सेकेंडरी जब मीनिंग पढ़ लिया तो हमको डिफरेंस तो आ ही जाएगा। सबसे पहले ओरिजिनलिटी के बेसिस पे देखो कौन सा डेटा ओरिजिनल होगा, ऑब्वियसली यार प्राइमरी वाला डेटा ओरिजिनल होगा क्योंकि हमने फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया है।
कौन सा डेटा ओरिजिनल नहीं होगा? ओरिजिनल मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए थोड़ी कलेक्ट किया गया था, वो तो जिसने भी कलेक्ट किया उनके खुद के पर्पस के लिए कलेक्ट किया होगा। तो सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम इसको ओरिजिनल नहीं बोल सकते। ठीक है, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। सी, हम जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन सेकेंडरी डेटा जिसने भी कलेक्ट किया होगा वो उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग किया होगा। हमारा पर्पस और सेकेंडरी डेटा वाले ने जब डेटा कलेक्ट किया उसका पर्पस, दोनों पर्पस अलग अलग हो सकते हैं ना। तो डेटा इज ऑलवेज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन केस ऑफ प्राइमरी, वेयरएज इन केस ऑफ सेकेंडरी डेटा इज नॉट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन हैंड। जो सेकेंडरी में डेटा है वो जिसने भी कलेक्ट किया होगा वो उनके पर्पस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया होगा, हमारे अकॉर्डिंग नहीं किया होगा। ओके, तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड ऑब्वियस, ये तो बहुत ही बट ऑब्वियस सा रीजन है कि प्राइमरी में कॉस्ट और टाइम दोनों ज्यादा लगेंगे। ठीक है, प्राइमरी में कॉस्ट एंड टाइम दोनों ज्यादा लगेंगे, वेयर सेकेंडरी तो बना बनाया मिल रहा है हम लोगों को, सेकेंडरी तो हमारे को बिल्कुल बना बनाया मिल रहा है। तो सेकेंडरी के अंदर हमारा क्या है, टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। इज इट क्लियर एवरीबडी? सबको समझ आ गया या नहीं? जल्दी से एक बार मुझे बता दो। एवरीबडी प्लीज लेट मी नो, इज इट क्लियर और नॉट? मूव अहेड नाउ फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज योर नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। Now suppose we are going to collect the data from primary source. ठीक है, हमने क्या सोचा कि let us collect the data from the primary source. ठीक है, we are opting for the primary source क्योंकि secondary data available नहीं है, यही मान लो। ठीक है, हमने सोचा क्यों ना हम जाके primary source से data collect करके लेके आए। तो primary source से data collect करने के आपके पास 3 methods होते हैं। ठीक है, आप यूं ही जाके डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते। देयर आर 3 methods. What are those 3 methods? First is personal interviews. पर्सनल इंटरव्यूज का मतलब होता है कि आप जाओगे, उस पर्सन से मिलोगे और वो पर्सन आपको क्या देगा, अपना डेटा दे देगा। ओके, सेकंड इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स। आपने क्या किया, आपने एक फॉर्म बनाया है ना, आपने क्या किया, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोविड टाइम है तो हम नहीं जा सकते थे मिलने, सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट मेड अ गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म में आपने नेम ऑफ द पर्सन और परसेंटेज करके उस गूगल फॉर्म को फ्लोट कर दिया और उन्होंने क्या कर दिया, उस फॉर्म को फिल कर दिया, आपके पास डेटा आ गया। राइट, इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। राइट, ये जो गूगल फॉर्म है ना जिसमें आपने क्वेश्चन लिख के फ्लोट किया है, इस गूगल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वेश्चनर। क्या बोलते हैं, क्वेश्चनर बोलते हैं। लास्ट हमारा है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू नाम से ही पता पड़ रहा है। ठीक है, नाम से पता पड़ रहा है, आपने अपने फ्रेंड को फोन किया कि भाई सुन, एक काम कर, मैम ने बोला डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो तू अपना परसेंटेज जो भी था वो मुझे बता दे। राइट, सो व्हाट इज दिस, दिस इज टेलीफोनिक इंटरव्यू, जो कि बहुत ही इजी है और हम इजीली उसको कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास क्या आता है, एक एक मेथड को डिटेल में पढ़ना है हमको। ये जो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा है ना, इसके जितने भी मेथड्स हैं हम लोगों के पास, 3 मेथड आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे मेथड्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जितने भी मेथड्स आपको दिख रहे हैं ये सारे मेथड्स को आपको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। पहला मेथड कौन सा है, पर्सनल इंटरव्यूज। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपके पास कौन सा है, पर्सनल इंटरव्यूज। नाउ व्हाट इज पर्सनल इंटरव्यू? पर्सनल इंटरव्यू मतलब आप डायरेक्टली जाके उस पर्सन से मिल रहे हो। ओके, पर्सनल इंटरव्यू के अंदर भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप कौन सा है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। व्हाट इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू? वो मेथड जिससे जिस भी पर्सन से डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, अब मैं तुमको बता दूं, जिससे डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, जिससे डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो सारी चीजें मैं बता रही हूँ आप लोगों को। डेटा कलेक्शन में जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेस्पोंडेंट। मतलब जो आंसर देने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पोंडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, पर्सन हु इज गोइंग टू आंसर, द पर्सन हु इज गोइंग टू आंसर, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पोंडेंट बोलते हैं। ठीक है, जो पर्सन डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे इन्यूमरेटर। ठीक है, द पर्सन हु इज कलेक्टिंग द डेटा, द पर्सन हु इज कलेक्टिंग द डेटा, जो कलेक्ट कर रहा है, एक्चुअल में जाके मिल रहा है लोगों से, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको इन्यूमरेटर बोलेंगे। और एक और पर्सन होता है इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर का मतलब वो पर्सन जिसने इनिशिएट किया है, जिसने ये पूरा इंटरव्यू इनिशिएट किया है, जिसने डेटा कलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया है। तुमको डेटा कलेक्ट करने के लिए बोला किसने था, मैंने बोला था ना। तुमको डेटा कलेक्ट करने के लिए किसने बोला, मैंने बोला था। पर्पस किसका था, मेरा था। करवा किससे रही हूँ, तुमसे। तो इन्वेस्टिगेटर मतलब मैं हो गई यहाँ पे, जिसने तुमको बोला डेटा कलेक्ट करने के लिए।
तुम कौन हो गए? इन्यूमरेटर, क्योंकि आप लोग जाके डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करके लेके आ रहे हो, तो आप लोग कौन हो? इन्यूमरेटर हो। और रेस्पोंडेंट तुम्हारे वो सारे फ्रेंड्स जो तुमको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, वो कौन हो जाएंगे? रेस्पोंडेंट्स हो जाएंगे। ये तीनों मीनिंग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि आगे चल के मैं यही 3 नाम लेने वाली हूँ। आगे चल के चैप्टर में आई एम गोइंग टू टेक ओनली दीज 3 नेम्स, रेस्पोंडेंट, इन्यूमरेटर, इन्वेस्टिगेटर। रेस्पोंडेंट वो पर्सन जो आंसर देने वाला है। इन्यूमरेटर कौन होता है? इन्यूमरेटर वो पर्सन जो डेटा कलेक्ट करने जाता है। थर्ड, इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन जिसने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। ओके, तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कब होता है? ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कब होता है बेटा? कब सुटेबिलिटी है? व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। इसका मीनिंग समझना। व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, इसका मीनिंग क्या है? जब जितना जो डेटा कलेक्ट करना है ना, वो एरिया स्मॉल हो। ठीक है, आप जस्ट इमेजिन 10th का रिजल्ट अगर कलेक्ट करने को बोला है तो कितने स्टूडेंट्स होंगे? 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट्स में आप एक नहीं, दो नहीं, 3-4 दिन में तो मिल ही सकते हो ना। 3-4 दिन में आप इजीली 100 स्टूडेंट से मिल लोगे और डेटा कलेक्ट कर लोगे। वही अगर इसको बोला जाता है फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर वही फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1000 स्टूडेंट्स का होता, तो क्या ये पॉसिबल होता एक एक से डेटा कलेक्ट करना? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये वाला मेथड कब सुटेबल है? ये वाला मेथड तब सुटेबल है जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल हो। अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, देन वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मेथड, क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, हम नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है 1000 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना एक एक से मिलके, बहुत टाइम लग जाएगा एंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये मेथड कब सुटेबल है? जब आपको ओरिजिनलिटी चाहिए। ठीक है, जब आप चाहते हो कि डेटा बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, तब तो आपको इसी मेथड के पास जाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यही एक ऐसा मेथड है जिससे आप फाइनल ओरिजिनल मेथड में बोल सकते हो, क्योंकि इसमें डेटा उन पर्सन से ही कलेक्ट किया जा रहा है जिसकी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इससे ज्यादा ओरिजिनल कोई भी मेथड नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट इसकी सुटेबिलिटी क्या है? व्हेन इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, जब आपको बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करनी हो, तो इन दैट केस आप जाके पर्सन से मिलो, डेटा कलेक्ट करो, वो आप दोनों के बीच की बात रहेगी और वो डेटा कहीं बाहर जाएगा भी नहीं, तो इंफॉर्मेशन भी सीक्रेट रख दी जाएगी यहाँ पे। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है? व्हेन एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए हो, तो इन दैट केस आपको इसी मेथड के अंदर जाना चाहिए। तो एक्यूरेसी की टाइम पे, ठीक है, स्मॉल इन्वेस्टिगेशन फील्ड हो तब, डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, या इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, ये 4 अगर चीजें हैं तो आपको ये वाला मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि ये मेथड उस टाइम पे बेस्ट सुटेबल रहता है। अब अगर थोड़े मेरिट्स की बात कर ली जाए, ठीक है, मेरिट्स का मतलब क्या है? एडवांटेजेस। ठीक है, इस मेथड को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला, ओरिजिनलिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब से स्टार्ट किया है तब से यही पढ़ रहे हैं कि ये वाला मेथड क्या होता है? थोड़ा सा ओरिजिनल होता है। ठीक है, इसमें डेटा ओरिजिनल उसी सोर्स से कलेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए इस मेथड को हमने क्या बोला? ओरिजिनलिटी बोल दिया। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, डेटा एक्यूरेट रहेगा क्योंकि उसी पर्सन से कलेक्ट किया जा रहा है, तो टैंपरिंग नहीं होगी इसके अंदर। रिलायबिलिटी, रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दीनेस। एक बात बताओ, खुद से ज्यादा ट्रस्ट करोगे क्या किसी के ऊपर? नहीं ना। इस वाले मेथड में तो खुद जाके डेटा कलेक्ट करके आ रहे हो, तो ये मेथड तो ट्रस्ट वर्दी होना ही है ना। ये मेथड सबसे ज्यादा रिलायबल मेथड माना जाता है, ट्रस्ट वर्दी मेथड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिलेटेड इंफॉर्मेशन। समझना इस चीज को बेटा, जब आप है ना गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर रहे हो या जब आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको है ना लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन जब आप उस पर्सन से खुद मिलने जा रहे हो, तो आपको साथ में ना बाकी की रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन? कि हमने उससे परसेंटेज तो पूछने ही थे, वो तो हमने पूछ ही लिए, उसने हमको प्री बोर्ड के परसेंटेज बता दिए, बातों बातों में हमने और भी इंफॉर्मेशन निकालवा ली। हमने उसे ये भी पूछ लिया तुम्हारे 10th के अंदर यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, तुम्हारे 9th में कितने मार्क्स आए थे, तुम अभी क्या कर रहे हो, कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो। दीज आर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि हमको गूगल फॉर्म में नहीं मिलने वाली थी। ये तो जब हमने उससे इंटरैक्ट किया, जब हम उससे बात कर रहे हैं, तो हमने ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा निकलवा ली, मुफ्त की इंफॉर्मेशन। ओके, so this is what is exactly related information means. Next what we have, uniformity. Now what is uniformity? Uniformity का मतलब होता है सेम। ठीक है, अब एक ही पर्सन, तुम इन्यूमरेटर हो ना,
तुम इन्यूमरेटर रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो तो तुम ये ध्यान रखोगे कि मुझे हर पर्सन से सेम डेटा मिले। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने प्री बोर्ड के मार्क्स पूछे थे, अब प्री बोर्ड तो 2-3 हुए थे, प्री बोर्ड तो 2 भी हुए थे, 3 भी हुए थे, कुछ कोई से भी हो सकते हैं, तो ये हर बंदा अलग अलग आंसर भी दे सकता था। लेकिन जब आप खुद डेटा कलेक्ट करने गए हो तो आपने उन सारे पर्सन को बताया कि हमको सेकंड प्री बोर्ड के मार्क्स बताओ, और अगर किसी ने सेकंड नहीं दिया है तो फर्स्ट वाले के आपने पूछे, तो यहाँ पे डेटा सेम कलेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि कोई फर्स्ट प्री बोर्ड के बता रहा है, कोई सेकंड के बता रहा है, कोई थर्ड के बता रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे डेटा की क्या रहती है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, सेम डेटा कलेक्ट होता है। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंजेस। ठीक है, इस वाले मेथड के अंदर चेंजेस पॉसिबल है। अगर कोई पर्सन है वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा तो आप उसको और समझा सकते हो, चेंजेस कर सकते हो इस मेथड के अंदर, लेकिन जब फॉर्म जाएगा प्रिंट होके तो चेंजेस होना पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी मेथड अगर है देन ऑल्सो चेंजेस आर नॉट पॉसिबल। सो इन दिस मेथड व्हाट वी कैन से इज, इन दिस मेथड चेंजेस आर पॉसिबल, दिस मेथड इज इलास्टिक। ठीक है, ये मेथड क्या है आपका, इलास्टिक है, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है। So these were the merits of what? Merits of direct method. Okay. What we have studied? Direct personal interview. And direct personal interview के हमने अभी क्या पढ़े, हमने मीनिंग पढ़ लिया, सुटेबिलिटी हो गया, देन मेरिट्स हो गए। मेथड कौन सा चल रहा है, देखो पर्सनल इंटरव्यू के अंदर फर्स्ट वाला मेथड चल रहा है हमारा, कौन सा है फर्स्ट वाला मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की सुटेबिलिटी हो गई, मेरिट्स हो गए। अब थोड़े से डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, अब थोड़े से डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। व्हाट आर द डीमेरिट्स, ओके, व्हाट आर द डीमेरिट्स, सी एवरीथिंग हैज इट मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट। तो अगर हम यहाँ पे मेरिट की बात करें तो हमको डीमेरिट्स को भी देखना उतना ही ज्यादा जरूरी है। ओके, व्हाट आर द डीमेरिट्स, फर्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब सपोज इमेजिन करो 1000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है, नो नॉट पॉसिबल। 1000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे जब वाइड एरिया होगा, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वाइड, इन दैट केस दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सनल बायस। बायस का मतलब होता है पार्शियलिटी। ठीक है, पार्शियलिटी। अब फॉर एग्जाम्पल ना, मैं यहाँ पे तुमको क्लास के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। एक पर्सन है ए, ठीक है, इस पर्सन के 4 फ्रेंड थे। ठीक है, इस पर्सन के 4 फ्रेंड थे, बी, सी एंड डी, और एक दुश्मन भी था, इससे बनती नहीं थी, दुश्मन तो नहीं कह सकते, हाँ बनती नहीं थी। ठीक है, तो ये ए जब डेटा कलेक्ट करने गया ना, इसने बी सी डी के तो मार्क्स थोड़े बढ़ा के लिख दिए। 94% आए थे तो 95 96 लिख दिए, और ई के परसेंटेज आए थे 95, तो उसने क्या किया 94 लिख दिए, राइट। इसने क्या किया, बायसनेस शो करी, पार्शियलिटी शो करी। इस मेथड के अंदर पार्शियलिटी का स्कोप रहता है। ठीक है, हमारा जो इन्यूमरेटर है ना बेटा, इन्यूमरेटर मतलब डेटा कलेक्ट करने वाला, वो इन्यूमरेटर थोड़ी सी पार्शियलिटी दिखाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, डीमेरिट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉस्टली मेथड है। व्हाई इट इज कॉस्टली, बिकॉज हमको एक एक के पास जाके डेटा कलेक्ट करके आना है, एक एक पर्सन के पास जाना, उनसे डेटा कलेक्ट करना, दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट। ओके, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज एक एक मेथड, एक एक पर्सन के पास जाके डेटा कलेक्ट करके आना इज नॉट दैट इजी, राइट। और लास्ट है लिमिटेड कवरेज। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम है। लिमिटेड कवरेज मतलब हर जगह ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह नहीं लगा सकते, किसी किसी सिचुएशन में ये मेथड लगा सकते हैं, हर सिचुएशन में ये मेथड पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट वी हैव स्टडीड राइट नाउ इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, जिसके अंदर हम पर्सन के पास जाएंगे, उससे डेटा कलेक्ट करके लेके आएंगे। ओके, सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव स्टडीड इज देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. Secondary is easy because everyone has collected their data. We have to just use it as it is. Okay. Now what comes next? The next step that we have to follow is methods of data collection or modes of data collection. See, when we are going to collect the data on our own, then in that case we need to be very careful and we need to collect the data on our own. It means कि यहाँ पे हमारे पास 3 methods आ जाते हैं जिससे हम primary data collect कर सकते हैं. पहला method कौन सा है? Personal interview. In personal interview also we have how many methods? 3 methods, and out of these 3 methods what we have completed is we have completed direct personal investigation. Now in this chapter we have to move ahead and we have to study about indirect personal investigation.
Now what is indirect oral investigation? Suppose what we are going to study is, देखो फर्स्ट वाला जो मेथड था ना, उस मेथड के अंदर हमने क्या किया, उस मेथड के अंदर हम लोग खुद गए डायरेक्टली उस पर्सन के पास और उससे जाके डेटा कलेक्ट करके लेके आए, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अब हम उस पर्सन के पास डायरेक्टली नहीं जाएंगे, हम किसी ऐसे पर्सन के पास जाएंगे जिसके पास वो डेटा हो। फॉर एग्जाम्पल हम उसकी मदर के पास गए, ठीक है, या हम उसके फादर के पास गए, या हम उसके बेस्ट फ्रेंड के पास चले गए कि यार वो अवेलेबल नहीं है, एक काम कर आप ही मुझे डेटा दे दो या आप ही मुझे डेटा बता दो, राइट। उसको क्या बोला जाता है, उसको इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। यहाँ पे वर्ड आ गया इनडायरेक्ट, क्योंकि हमने डायरेक्टली उस पर्सन से डेटा कलेक्ट नहीं किया है, हमने ओरली किसी दूसरे पर्सन से डेटा कलेक्ट किया है जिसके पास ये डेटा ओरिजिनली था। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, हमको डेटा कलेक्ट करने जाना था, हम इंस्टेड ऑफ मीटिंग ऑल दी वर्कर्स हमने क्या किया, हमने फैक्ट्री के ओनर को कांटेक्ट किया कि आपके पास तो डेटा होगा ही, आप मुझे उन वर्कर्स का डेटा दे दो, ठीक है। अब आप बोलोगे फिर तो मैम ये सेकेंडरी मेथड हो गया, तो दिस इज नॉट सेकेंडरी मेथड, इसमें भी आप डेटा कलेक्ट करने तो गए हो ना, आपने सिर्फ उस पर्सन से डायरेक्टली नहीं कलेक्ट करके किसी और से कलेक्ट किया, लेकिन डेटा तो आपने अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ही कलेक्ट किया है ना। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, what is indirect oral investigation? It is the method in which info is obtained not from the person regarding whom the info is needed, it is collected orally from other person who are expected to possess the necessary information, ठीक है, मतलब जिसकी इंफॉर्मेशन है उससे नहीं जा रहे हम लेने, लेकिन दूसरे पर्सन से जा रहे हैं जिसको हमको लगता है कि उनके पास क्या होना चाहिए, दूसरी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये जो पर्सन है ना जिसके पास दूसरे की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसको हम विटनेसेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पर्सन डेटा कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, इन्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। जो पर्सन डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको इन्यूमरेटर, जो पर्सन आंसर दे रहा है उसको रिस्पोंडेंट, ठीक है, और जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर रहा है उसको इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। Okay, now comes the suitability. Now what is the suitability of this method? हम लोगों ने डायरेक्ट वाले की भी सुटेबिलिटी देखी थी ना, अब हमको यहाँ पे इसकी भी सुटेबिलिटी देखनी है। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जब बहुत बड़ा फील्ड होता है तो हम लोग वो वाला जो डायरेक्ट पर्सनल वाला मेथड था ना वो नहीं यूज कर सकते, फिर हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको 10 फैक्ट्री का डेटा कलेक्ट करना है, 10 फैक्ट्रीज से हमको डेटा कलेक्ट करके लेके आना है रिगार्डिंग 1000 वर्कर्स। अब 10 फैक्ट्री में जाके सारे वर्कर्स से मिलना पॉसिबल नहीं है, तो बेटर है कि हम 10 फैक्ट्री के ओनर को कांटेक्ट करें और उनसे उन सारे वर्कर्स का डेटा ले आए। तो जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा होता है तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली वर्कर से नहीं मिल पाते, जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोरोना केसेस का पता लगाना था, ठीक है, हमको कोरोना केसेस का पता लगाना था, तो आप कोरोना पेशेंट से डायरेक्टली नहीं मिल सकते, मिल सकते हो क्या, बिल्कुल मिल सकते। तो इन दैट केस हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे, इसे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आए उस पर्सन के, लेकिन हाँ हमने विटनेस के बेसिस पे यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव द इंफॉर्मेशन, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटा है कि आप वर्कर से जाके कलेक्ट कर ही नहीं सकते। बेटर इज कि आप ओनर को जाके पूछो, वर्कर तो वैसे भी नहीं समझेगा कि डेटा क्या है। सबसे पहले तो तुम मुझसे 10 सवाल पूछोगे ना तो वो तुमसे 20 सवाल पहले ही पूछ लेंगे। वर्कर से अगर डेटा कलेक्ट करने गए ना बेटा, तो अगर तुम उनसे 10 क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो 20 क्वेश्चन तुमसे पहले पूछेंगे। तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स बनाने से बेटर है कि हम उस पर्सन से डेटा ले ले जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, विटनेस से जाके डेटा कलेक्ट कर लो ना, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाना प्रोसीजर को। ओके, अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो क्या मेरिट्स है, सबसे पहला वाइड कवरेज, हम ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, राइट। दिस मेथड इज simple as compared to personal investigation, this method seems to be simple. Why it is simple? Because यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा complexity नहीं होती, हम लोग expert से जाके डेटा कलेक्ट करके आ रहे हैं। So this method is simple as compared to personal investigation. Less expensive, यहाँ पे कम लोगों से मिलना है और ज्यादा डेटा कलेक्ट हो जाना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कम लोगों से मिलना और डेटा ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा। तो दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि पर्सनली एक एक से जाके मिलने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन हमको मिल रहा है, देखो विटनेस जो होगा ना जिससे तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उस विटनेस के पास उस पर्सन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए हम फैक्ट्री ओनर से अगर बात करेंगे तो फैक्ट्री ओनर इज द एक्सपर्ट जिसको सारी इंफॉर्मेशन का नॉलेज है। तो यहाँ पे हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमको एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज
फ्री फ्रॉम बायस, यहाँ पे हम बायसनेस शो नहीं कर सकते, जैसा विटनेस बोल रहा है हमको वैसा ही लिखना है। हाँ, विटनेस अगर बायस्ड हो जाए, विटनेस अगर पार्शियलिटी कर ले तो वो अलग बात है, हमारी पार्शियलिटी का स्कोप थोड़ा सा यहाँ कम हो जाता है, क्योंकि हमको तो जैसा डेटा दिया जाएगा हम एज इट इज उसको कलेक्ट कर लेंगे। अब यही चीज डीमेरिट्स में देखो, लेस एक्यूरेट, भाई विटनेस ने अगर सही डेटा नहीं दिया तो, विटनेस ने यहाँ पे एक्यूरेट डेटा नहीं दिया तो क्या करोगे, ठीक है, बायसनेस ऑन द पार्ट ऑफ विटनेस, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया ना, बायसनेस ऑन द पार्ट ऑफ विटनेस, विटनेस यहाँ पे बायस हो सकता है, हमारी बायसनेस तो खत्म हो गई तो हमने उसको मेरिट में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे पार्शियलिटी विटनेस कर सकता है, विटनेस हो सकता है कि 2-3 वर्कर का डेटा सही ना दे, हो सकता है ना, और डाउटफुल कंक्लूजन, क्योंकि डेटा हमने पर्सनली मिलके कलेक्ट नहीं किया है तो थोड़ा सा कंक्लूजन यहाँ पे क्या रहता है, डाउटफुल रहता है, हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकते कि हाँ डेटा हमने बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। ओके, डन। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया। First method was direct personal investigation and the next method is indirect oral investigation, ठीक है, ये दोनों मेथड हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जाके कांटेक्ट करता है, वेरेज इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन किसी विटनेस के थ्रू हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। यहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, स्मॉल होता है, और यहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज, राइट। वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेजेस, यहाँ पे हमको सारी लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है और ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, राइट। सो दीज आर ऑल दी मेथड्स, मींस यू कैन से दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले पॉइंट पे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपने जनगणना नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, कि जब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग जनगणना करते हैं, ठीक है। व्हाट इज जनगणना, जनगणना मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन को काउंट करना। अब जस्ट इमेजिन अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग लोग रहते हैं और वो अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। एक पर्सन को भेजना कि पूरे इंडिया में जाओ, डेटा कलेक्ट करके लेके आओ, सारी लैंग्वेजेस सीख के जाओ, क्योंकि हो सकता है कि लोग तुम्हारी लैंग्वेज ना समझे किसी किसी एरिया में। इज इट पॉसिबल, यू ओनली टेल मी, क्या ये पॉसिबल है कि इतने सारे लोकल एरियाज में जाके हम लोग डेटा कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं और हमको सारी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज पता हो? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, हम कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करते हैं, हम लोकल एरिया के अंदर पर्सन को अपॉइंट करते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट जनगणना करवाती है तो वो लोकल पर्सन को अपॉइंट करती है, मतलब उसी लोकेलिटी का पर्सन होगा कि उसको लैंग्वेज भी पता हो और वो इजीली जाके डेटा भी कलेक्ट करके ला सके। ओके, तो इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अंडर दिस मेथड, ओके, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन और कॉरेस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। हर प्लेस के लिए हमने एक लोकल पर्सन को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, और वो लोकल पर्सन क्या करेगा, वो लोकल पर्सन जाएगा और जाके डेटा कलेक्ट करके लेके आएगा। इज इट क्लियर? वो लोकल पर्सन जाएगा और जाके क्या करेगा बेटा, डेटा कलेक्ट करके लेके आएगा। इज इट क्लियर? आगे देखो, और यहाँ पे डेटा कलेक्शन बहुत इजीली भी हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, डेटा कलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। ओके, अब इसकी सुटेबिलिटी क्या है, ठीक है, इसकी सुटेबिलिटी क्या है बेटा, जब आपको रेगुलर और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए हो ना तो आप इस मेथड पे जा सकते हो। जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो तो आप इस मेथड पे जा सकते हो, ठीक है। जब ये इंफॉर्मेशन आपको जर्नल, टीवी, रेडियो में पब्लिश करनी है तो आप इस मेथड पे जा सकते हो, और जब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी ना चाहिए हो ना तब इस मेथड पे जाओ, क्योंकि ये मेथड एक्यूरेट नहीं होता है। आपने 100 लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट किए हर एरिया के लिए। जस्ट इमेजिन यू हैव अपॉइंटेड 100 पर्सन टू कलेक्ट द डेटा। अब सोचो वो 100 लोग अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आएंगे, अलग अलग ही डेटा होगा सारा, इतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी। और उसमें से जस्ट इमेजिन कि कोई एक ऐसा बंदा निकल गया जो थोड़ा सा आलसी था, ठीक है, वो क्या करेगा पता है, वो जाएगा ही नहीं,
वो जाएगा ही नहीं और अंदाजे से भर देगा कि हाँ इस एरिया में इतने, इस एरिया में इतने, तो आप डेटा की एक्यूरेसी को जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होती है। अगर हम यहाँ पे अब मेरिट्स देखें कि व्हाट आर द मेरिट्स, तो मेरिट्स के अंदर हमारे पास क्या है, इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल मतलब थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक के पास तो जाना नहीं है मिलके, है ना, एक कॉरेस्पॉन्डेंट रख लिया, वो जाके कलेक्ट करके ले आएगा, तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल होता है। इसमें डेटा की कंटिन्यूटी बनी रहती है, डेटा आता रहेगा आपके पास कंटिन्यूएशन में, ठीक है। सुटेबल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। हर डेटा को इसके थ्रू कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए ही होता है, जैसे ये जनगणना वाला स्पेशल पर्पस है। और इसमें आप वाइड एरिया को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। डीमेरिट ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है, इस मेथड के डीमेरिट्स ज्यादा है। देर विल नॉट बी एनी ओरिजिनलिटी, यहाँ पे ओरिजिनलिटी तो पता नहीं कहाँ ही चली जाएगी। यूनिफॉर्मिटी, डेटा सिमिलर नहीं होगा। 100 लोग डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो सेम कैसे कलेक्ट करके आएंगे, तो यहाँ पे डेटा ओरिजिनल मतलब यूनिफॉर्म नहीं होने वाला है। पर्सनल बायस, बेटा बायस का मतलब क्या होता है, पार्शियलिटी। यहाँ पे हमारा जो पर्सन है ना, जो डेटा कलेक्ट करने जा रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंट, वो क्या हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, वो थोड़ा सा डेटा के अंदर थोड़ी पार्शियलिटी शो कर सकता है। यहाँ पे डेटा क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है। लेस एक्यूरेट मतलब इतना ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी। और डिले इन कलेक्शन, यू नो व्हाट इज डिले इन कलेक्शन, आपने 100 पीपल को डेटा कलेक्ट करने भेजा है, ठीक है, हाउ मेनी पीपल हैव गॉन फॉर डेटा कलेक्शन, 100 people have gone for data collection. Now just imagine 100 people are collecting the data. Now the data will be clubbed and then it will be published. तो कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है बहुत टाइम लगेगा। तो इन दिस मेथड देयर इज डिले इन डेटा कलेक्शन, बहुत ज्यादा डिले हो जाता है कलेक्ट करने में, क्योंकि अलग अलग लोगों से डेटा आ रहा है, वो अलग अलग लोग डेटा लेके आएंगे, फिर उस डेटा को लेके आने के बाद उनको क्लब किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, फिर पब्लिश किया जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अबाउट वन मेथड, ठीक है, हमने एक मेथड कंप्लीट कर लिया। कौन सा है वो एक मेथड, देखो मैं फिर से बताती हूँ आप लोगों को, ये रहा। हमने एक मेथड मतलब ये पर्सनल इंटरव्यू वाला जो मेथड था ना, ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, थोड़ी सफाई हो जाएगी तो जल्दी अच्छे से, ये देखो, ठीक है, ये देखो हमने क्या किया, पर्सनल इंटरव्यू के 3 मेथड्स थे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। ये पर्सनल इंटरव्यू के 3 मेथड से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स, ये हमारा नेक्स्ट मेथड है, जो कि हम आज नहीं पढ़ेंगे, हम कल वाली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, आज वाली क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है। अनअकैडमी की एक मेगा ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, और इस मेगा ऑफर के अंदर बच्चे बोलते हैं मैम हमेशा प्लस के लिए क्यों ही बेनिफिट आते हैं, आइकॉनिक के लिए कभी कोई बेनिफिट क्यों नहीं आता। तो आज प्लस और आइकॉनिक भाई दोनों के लिए ऑफर दे दिए हम लोगों ने, और अनअकैडमी आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक ऑफर दे रहा है, लेकिन ये ऑफर वैलिड है कब तक, सिर्फ और सिर्फ 27 जून तक, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर क्या ऑफर है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझो। पहली बार अनअकैडमी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा ऑफर आया है कि हम लोग उन बच्चों को डिस्काउंट देंगे जो अपने भाई बहन का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपका कोई भी सिबलिंग है, कोई भी अगर आपका सिबलिंग है और वो भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो भाई उस सेकंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे हम बहुत ही अच्छा आप लोगों को डिस्काउंट देने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करोगे तो बेटा अगर आप 12, 15 और 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो देखो DEEPI से 10% ऑफ तो मिल ही रहा है ना, DEEPI लगाओगे तो 10% ऑफ तो मिल ही जाएगा आप लोगों को, राइट। उसके बाद 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा और 2 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर आपको फ्री मिल जाएगा, ओके बच्चे लोग। और जैसे जैसे ही मंथ इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपका फ्री बेनिफिट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आइकॉनिक के लिए भी ये वाला बेनिफिट आ चुका है। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर भी इमर्ज, बेटा इट्स टाइम टू इमर्ज विद अनअकैडमी, ओके। तो आइकॉनिक के लिए भी ये फीचर है कि 12, 15 और 18 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो 10% ऑफ तो मिल ही रहा है, साथ साथ आपको 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, और क्रिएटिव पे भी आपको 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और जैसे जैसे मंथ इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपको बेनिफिट भी इंक्रीज होते जाएंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी अनअकैडमी क्विज ज्वाइन करना है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। लॉगिन करो मोबाइल नंबर एंटर करके अपना, लॉगिन करो मोबाइल नंबर एंटर करके अपना गोल सेलेक्ट करो,
मेन्यू पे जाओ और प्लस पे चले जाओ, ठीक है बच्चा। वहां पे आपको टेस्ट दिखेगा बॉटम में, वहां टेस्ट पे जाके ज्वाइन क्विज पे क्लिक करो। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो तो बेटा इनवाइट कोड या रेफरल कोड मांगा जाएगा। आप इनवाइट कोड और रेफरल कोड DEEPI एंटर करोगे और उसके बाद एजुकेटर और होस्ट ने आपको एक न्यूमेरिक कोड दिया होगा, वो कोड एंटर करके आप क्विज को अटेंड कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है प्लस और आइकॉनिक में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि 12 मंथ पे आपको 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 3 मंथ का आपको क्रिएटिव कॉर्नर और लाइफ टाइम यंग कोडर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पे बहुत सारे फ्री फीचर्स है बच्चा, बहुत सारे। तो प्लीज मेरी बात मानो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, या फिर अगर आपका एंड्रॉइड नहीं है और एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल ऐप स्टोर से, वहां पे भी आपको ये ऐप मिल जाएगा। DEEPI कोड लगाओ सब जगह, इनवाइट कोड, रेफरल कोड, कहीं भी तुमसे पूछा जा रहा है ना, फ्री कंटेंट को भी एक्सेस करना चाहते हो तब भी ये कोड आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जल्दी जाके सब्सक्राइब करके आओ, बेल आइकन को हिट करके आओ। वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया ना, अब भी करो, अभी के अभी, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर करो एंड वील मीट अगेन। बाय बाय एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।